हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYS के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल साउथ के बारे में। लगातार न्यूज़ में जब से G20 समिट हुआ है उसके बाद से लगातार पेपरों में, चाहे आप द हिंदू चाहे इंडियन एक्सप्रेस, हर पेपर में आपको ये ग्लोबल साउथ का एडिटोरियल रोज एक ना एक मिलता रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस पर चर्चा कर लें, क्योंकि देखिए हाल ही में कल जो बैठक हुई थी यूएन की, यूनाइटेड नेशन की, तो उसमें जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि थी रुचिका काम्बोज, उन्होंने इस बात को फिर से उठाया और इन्होंने ये कहा कि मोदी जी का जो स्टेटमेंट था हाल ही में, जो सम्मेलन हुआ था जनवरी 2023 में, उसमें मोदी जी ने ये कहा था कि जो दक्षिण देश हैं, ग्लोबल साउथ देश हैं, दक्षिणी देश हैं, वो देश जो है एक प्रकार से समस्याएं उत्पन्न नहीं करते। वैश्विक समस्याएं जैसे पर्यावरण की हो, या आर्थिक समस्याएं हों, या फाइनेंशियल जैसे मंदी जैसी समस्या, ये पैदा तो नहीं करते, लेकिन इसका जो दंश है, ये जो प्रभाव है, वो सबसे ज़्यादा अगर कोई झेलता है तो दक्षिणी देशों को झेलना पड़ता है। तो दक्षिणी देशों की जो संख्या है वो टोटल 78 है, और भारत में दक्षिणी देशों का ग्लोबल समिट हाल ही में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो ये आपको याद रखना है, जनवरी 2023 में। देखिए ये समिट इसलिए ऑर्गेनाइज कराया गया था कि ये समिट था कि G20 सम्मेलन से पहले भारत ये चाहता था कि भारत G20 एक 20 शक्तिशाली जो देश हैं, विश्व के आर्थिक रूप से सशक्त देश हैं, उनका एक संगठन है, प्लेटफॉर्म है, और जिसका हाल ही में 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत में। तो भारत चाहता था कि दक्षिणी जो देश हैं, ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज हैं, उनको, उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को जो विकसित देश हैं उनके सामने रखा जाए कि भैया क्या समस्याएं हैं, आखिर क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। तो एक प्रकार से भारत ने G20 के अध्यक्ष के रूप में साउथ कंट्रीज जो है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, उनकी बातें रखी। ठीक है, तो इसलिए इसने पहले ये सम्मेलन किया, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष शिखर सम्मेलन किया, और जिसका विषय था आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता। तो आवाज की एकता नाम से समझ में आ रहा है कि हम एक साथ हैं, हमारी एकता है, और उद्देश्य हमारा क्या है, वो भी एक है, पर्यावरण से संबंधित उद्देश्य है, या आर्थिक उद्देश्य है, या फाइनेंस की समस्या है। तो जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि अब ये भी समझना जरूरी है कि ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट आया है कहाँ से। देखिए ग्लोबल साउथ वो देश हैं जो उपनिवेश रहे। उपनिवेश का मतलब आप समझते हैं बहुत अच्छी तरह की। उपनिवेश का एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि उपनिवेश वो है जब भारत के लिए कहा गया था कि भारत के संसाधनों का उपभोग इंग्लैंड कर रहा है। माने एक एग्जाम्पल दिया गया था, एक कोड लाइन की गई थी कि गंगा नदी के पानी को स्पंज के द्वारा सुखाकर टेम्स में उड़ेलना, माने भारत के संसाधनों को ले जाके इंग्लैंड में उनका उपभोग करना और वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाना। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो ये जो उपनिवेश, जिन देशों को उपनिवेश बनाया गया था, उनके आर्थिक संसाधनों को का शोषण किया गया, उपभोग किया गया, और फिर उन्हें इस अवस्था में ला दिया गया कि वहाँ पे गरीबी है, वहाँ पे भुखमरी है, वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। तो ये सब समस्याएं वो अभी भी झेल रहे हैं। तो उन्हीं देशों का एक समूह बनाया गया है ग्लोबल साउथ। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने 125 देशों को बुलाया। इसमें लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई के 29 देश थे, अफ्रीका के 47 देश थे, यूरोप के 7 देश, एशिया के 31 देश और ओशनिया के 11 देश। ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ दें तो बाकी देश थे। एशिया में जापान, उत्तरी कोरिया और इसराइल को छोड़ दिया जाए, ठीक है। यूरोप में 7 देश थे, अफ्रीका में टोटल 47 देश थे, कैरेबिया में 29 देश। तो ये सब इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो इनका उद्देश्य जो था आपको बता चुके हैं, ग्लोबल साउथ। और ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है, हम अभी आपको बताया कि विकासशील, कम विकसित, लीस्ट डेवलप्ड देश, डेवलपिंग देश जो हैं, अविकसित देश जो हैं, उन सभी को देखिए एक उनको वॉइस की आवश्यकता थी कि कोई उनकी आवाज़ उठा सके। और उनके लिए सबसे बड़ा अगर कोई देश है वर्तमान में जो उनकी आवाज़ उठा सकता है तो वो भारत है, क्योंकि चीन का उद्देश्य तो है वहाँ के संसाधनों का प्रयोग करना। एक नौ उपनिवेशवाद, अगर आप देख सकते हैं नौ उपनिवेशवाद के चरण में, तो चीन एक सबसे बड़ा देश उभर कर आ रहा है जो कि इन देशों के संसाधनों का उपयोग करता है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देता है, और नवोपनिवेश बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन भारत ये है कि सभी के मुद्दों को उठा रहा है ग्लोबल साउथ में। जो साउथ के देश हैं
ये टोटल 77 देश हैं जी, प्लस एक चीन को अगर मिला लिया जाए तो 78 देश हैं। 77 G7 की बात करें, देखिए इसके पहले एक विकासशील देशों का अंतर सरकारी संगठन G7 का गठन हुआ था अंकटाड की बैठक में। G77 का गठन 1964 में किया गया था। ये विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन था। अभी क्या है, G77 के साथ ही ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट लाया गया। अभी इसमें और देश शामिल कर दिए गए हैं। तो ग्लोबल साउथ से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील और विकसित और विकसित रूप में जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें अफ्रीका है, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश हैं। फिर ग्लोबल नॉर्थ में वो देश हैं जो धनी देश हैं। इन देशों की तुलना में उनकी गरीबी स्तर में कमी है, आय असमानता में कम है, जीवन स्थितियां अनुकूल हैं। तो ये वो देश हैं। फिर ग्लोबल नॉर्थ अधिक समृद्ध राष्ट्र हैं जिन्हें ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका, यूरोप में स्थित हैं, और ओशनिया के भी कुछ देश इसमें शामिल हैं। फिर ग्लोबल साउथ का तात्पर्य पहली बार 1969 में कार्ल्स ओगले सभी द्वारा लाया गया ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट, और 1991 में सोवियत संघ के विघटन, देखिए शीत युद्ध चल रहा था तब दो समूह में बटा हुआ था पूरा विश्व, ठीक है। एक में पूंजीवादी देश थे जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका करता था, एक में साम्यवादी देश थे जिसका प्रतिनिधित्व रसिया करता था, और जो तीसरे जो नॉन अलाइंड मूवमेंट से जुड़े हुए देश थे नैम में, उसमें भारत था, मिस्र था, इंडोनेशिया था। तो ये जो देश थे इन्होंने बनाया था कि भैया हम किसी ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इसके साथ जुड़ेंगे तो ये हमें निगेटिव रूप से प्रभावित करेगा, इसके साथ जुड़ेंगे तो ये, इसलिए इन्होंने तीन नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया, जिसमें नेहरू जी थे, सुकर्णो थे। तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ 1991 में, तो रसिया का विघटन हुआ और कई छोटे छोटे देश उससे अलग हो गए। ऐसे में ऐसा प्रतीत हुआ कि अब विकासशील देशों को आमतौर पर तीसरी दुनिया कहा जाने लगा, और 1952 में आल्फ्रेड सीवी द्वारा ये तीसरी दुनिया का कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरी दुनिया का कंसेप्ट था ये गरीबी से संबंधित था, अस्थिरता से संबंधित था, पश्चिमी मीडिया द्वारा प्रचारित रूढ़िवादिता कि इन देशों में रूढ़िवादिता है, गरीबी है, स्थिरता है। तो इसी के लिए जो देश हैं इन्होंने ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट दिया, जो कि अधिक तटस्थ बैठता था। लेकिन इसकी आलोचना ये होती है कि भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है, फिर ये ग्लोबल साउथ कैसे हुआ, और भी देश जो है उत्तरी गोलार्ध में है फिर भी उन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो इसके पीछे जो वो ये है कि जो उपनिवेशवादी देश हैं इन्होंने जिन देशों का शोषण किया, और जिनकी वजह से जो ये अंतर जो अर्थव्यवस्था का अंतर आ गया, एक लाइन आ गई है, तो उस अंतर के कारण ये नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट आया। फिर ग्लोबल साउथ शब्द जो है वो भू राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं के संयोजन से बना है, ठीक है। इसका एरिया वाइज कोई एरिया के हिसाब से ये डिफाइन नहीं किया गया है। ग्लोबल साउथ में कई देश साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक शासन से ग्रसित रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अफ्रीकी देश हैं। फिर आप बता दें कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो सेंटर में रहता है, और जो बाहर वाले देश हैं जो इसके अगल बगल घूमते रहते हैं वो कहलाते हैं ग्लोबल साउथ। तो ये याद रखना है, क्योंकि जो सबसे शक्तिशाली है वो सेंटर में रहता है। जैसे अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका भले ये नहीं कहा जाता कि बहुध्रुवी विश्व हो चुका है, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी डॉलर के कारण, ठीक है, एक सशक्त अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के कारण आज पूरे विश्व में डॉलर पे निर्भरता है। फॉरेन एक्सचेंज में किसी का यूज़ होता है तो डॉलर का यूज़ होता है। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल साउथ के देश जो अगर खुद की लोकल करेंसी में एक्सचेंज करने लगे, जैसे सऊदी अरब और भारत के एक्सचेंज करता है, रूस के साथ एक्सचेंज करता है, तो ऐसे में जो डॉलर की एक प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होगा। तो ऐसे में बहुध्रुवी देश होगा। और 2030 में आपको पता है कि 2030 में एशिया जो है विश्व की धुरी होगा। एशिया में चीन और भारत की बात की जाती है जो सबसे प्रबल दावेदार हैं, शक्तिशाली देश सशक्त होकर उभर रहे हैं। ये देखिए रेड वाले जो देश हैं ये नॉर्थ हैं, ग्लोबल नॉर्थ हैं, और जो ये ग्रीन वाले हैं ये ग्लोबल साउथ है। अब ग्लोबल नॉर्थ में देखिए ये ऑस्ट्रेलिया भले दक्षिण में है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं, साउथ में है।
लेकिन आते नॉर्थ में हैं। और ये देखिए उत्तर वाला जो है ये ग्लोबल नॉर्थ है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ठीक है, रूस, यूरोप के देश आते हैं। और ये लैटिन अमेरिका वाला क्षेत्र है। लैटिन अमेरिका आपको पता ही है कि जब ऐसे उपनिवेश बनाया गया तो उस समय, उसके पहले बहुत सारे लैटिन, ये यहाँ इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के देश के लोग हैं, वो यहाँ के बस गए और उन्हें लैटिन कहा गया और फिर इससे लैटिन अमेरिका नाम पड़ा। तो ये लैटिन अमेरिका के देश हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिका और इधर के कैरिबियन सागर के जो देश हैं वो शामिल हैं। तो लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका के देश हो गए, भारत हो गया, एशिया के देश हो गए, एशिया में इसराइल को छोड़ दें, ठीक है, जापान को, कोरिया को छोड़ दें, तो ये जो देश हैं ये आपके ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं। तो ये याद रखना। ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इंडिया, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं इतनी सारी। उसके अलावा यूरोप में, एशिया में, पश्चिमी एशिया में बेलारूस, नॉर्थ सीरिया, ये सब अलग अलग देश हैं। फिर देखिए भारत में जब ये समिट हुआ जनवरी में, तो भारत ने ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोलने की बात की, जिससे में विकासशील समाधान, सर्वोत्तम प्रथाओं का शोध किया जा सके, विकासशील देशों पे इसे लागू किया जा सकता है कि आखिर एक्सीलेंस माने कैसे इसे बढ़ावा दिया जा सके, कैसे अच्छी चीज़ों को लाया जा सके, कैसे यहाँ की समस्याओं को ऊपर उठाया जा सके। फिर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की बात की गई। इसका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जैसे भारत की बात की जाए तो इसरो इस समय वर्तमान में अपने स्पेस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे देशों के सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा रहा है। तो ऐसे में ग्लोबल साउथ के जो सैटेलाइट हैं देशों के, वो भारत लॉन्च कर सकता है। तो एक अच्छा है भारत के लिए और उन देशों के लिए भी। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में भारत भी परमाणु संपन्न राज्य है, देश है, ठीक है, पोखरण जैसे। तो आपको ये याद रखना है। तो दूसरे देशों के साथ भी अपनी विशेषता साझा कर सकता है। फिर आरोग्य मैत्री, अगर कोविड में बात करें तो अगर किसी ने पूरे विश्व को बचाया, पूरे विश्व को उस समय अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इक्विपमेंट प्रोवाइड किया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्रोवाइड की, तो वो था भारत। तो इसलिए परियोजना प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों से प्रभावित विकासशील देशों के लिए चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करना। जबकि उसी बीच में चीन क्या कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में मैंने उस समय अवसर का लाभ उठा रहा था। ग्लोबल साउथ एंड यंग डेवलपमेंट फोरम जो है विदेश मंत्रालयों के युवा अधिकारियों को जोड़ेगा कि जिससे कि आप एक दूसरे के साथ जो बौद्धिक विचार है वो शेयर कर पाएँ। ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप, विकासशील देशों के छात्रों को मौका दिया जाएगा कि आप यहाँ आके पढ़िए, क्योंकि भारत का अगर चिकित्सा व्यवस्था बात की जाए या IITs की बात की जाए या IIM की बात की जाए तो आज विश्व में बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसी स्थिति में हम शिक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर ये अलग अलग बैठकें हुई थी, जैसे फाइनेंस मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो इसमें फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज की बात हुई, डिबेट वल्नरेबिलिटीज की बात हुई कि भैया ऋण कैसे इजिली मुहैया कराया जा सके, डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप की कैसे देशों के बीच में डेवलपमेंट किया जा सके, कैसे पार्टनरशिप को बढ़ाया जा सके, फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे बढ़ाया, हर व्यक्ति तक अकाउंट हो, हर व्यक्ति तक पैसे की पहुंच हो, हर व्यक्ति को सुविधाएं मिले। फिर डिजिटल पब्लिक गुड्स एंड फाइनेंशियल, जैसे कि भारत में UPIs हैं, NPCI है, तो ऐसी चीज़ें भारत में एक सफल है। पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन कहीं डिजिटल बैंकिंग सेक्टर में सक्सेस है तो वो है भारत में। तो ये दूसरे देशों को भी ये सुविधाएं, ये टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर एनवायरनमेंट के सेक्टर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बात की कि जो ये पॉल्यूशन है ये करते तो ये हैं ग्लोबल नॉर्थ के देश, लेकिन झेलना पड़ता है ग्लोबल साउथ के देशों को। तो अचीव करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द ग्रोथ ऑफ क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन माने जो पर्यावरण परिवर्तन है उसको बैलेंस करके रखना, टेम्परेचर्स को बैलेंस करके रखना। और इसके लिए जो है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना, सोलर रिलायंस को बढ़ावा देना और ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस जो भारत ने बनाया G20 में, ऐसी इनिशिएटिव करना। प्रायोरिटी ऑफ क्लाइमेट लेबर कंट्री जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जैसे द्वीपीय देश हैं, तो उनको उनकी सुरक्षा, जैसे किरीबत्ती है ना, ये सब जो देश हैं, सेशल्स, मेडागास्कर, तो ये देश क्या है कि द्वीप देश हैं और ये समुद्र में डूब सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके संरक्षण की बात की जा रही है। फिर ब्रिंगिंग बैक टू ट्रेडिशनल क्लाइमेट सेंसिटिव, जो हमारी पारंपरिक पद्धति थी कि पर्यावरण को संरक्षण करने की, तो उसे वापस लेके आना। हार्ड इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट द क्लाइमेट रिसाइलेंस, उसके लिए इंस्टीट्यूट्स का गठन करना।
ये है। फिर फॉरेन मिनिस्टर्स के जो सेशन है उसमें फूड सिक्योरिटी की बात है। देखिए ऐसे हैं, गरीब देश हैं ज़्यादातर, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अविकसित देश हैं, तो ऐसे में इनको फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है। तो ऐसे में भारत बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि भारत में 2010 में फूड सिक्योरिटी बिल ला के, और भारत ने काफ़ी सफलतापूर्वक, चाहे कोविड के समय हो या अन्य समय हो, हमेशा काम किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दूसरे देशों के साथ सहयोग करना, एक्सचेंज द बेस्ट प्रैक्टिस, कि उनके साथ जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं उनको एक्सचेंज करना, कि भाई आप कैसे क्या करना है, क्या प्रोग्राम अपनाए जाएं, कौन सी योजनाएं लाई जाएं। इंश्योरिंग द कंडीसिव इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट के लिए, अर्थव्यवस्था डेवलपमेंट के लिए कैसे कार्य किया जाए, कैसे एक साथ आया जाए, इस पे भी बात करना। फिर एनर्जी के सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, इंश्योरिंग एक्सेस ऑफ एनर्जी सोर्स एडमिट इंक्रीजिंग द ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, ऐसी एनर्जीज को लाया जाए जिससे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी आ जाए। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, और आपको पता है कि भारत में जैसे IEEE है या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, BEE है, तो ये संस्थाएं क्या है कि कोई भी इक्विपमेंट हो उसकी एफिशिएंसी चेक करती हैं, कम से कम पावर वाला हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स, कम से कम पावर हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो ऐसे ग्रेटिंग देते हैं। तो ये सब चीज़ें। फिर दूसरा क्या है कि जिससे कि संसाधनों का सही प्रयोग किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज की वजह से CNG का यूज़ किया जाए, इससे पोल्यूशन कम होगा। सोलर एनर्जीज का यूज की जाए, विंड एनर्जी का यूज किया जाए, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज का यूज किया जाए। तो इस प्रकार की बैठकों में चीज़ें डिस्कस की गई और इस पे काम किया जाएगा। फिर हेल्थ सेक्टर में कैपेसिटी ऑफ हेल्थ केयर, जैसे कि भारत में आयुष्मान कार्ड सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा लोगों को कवर करने वाला है। पहले तो 10 करोड़ था, अब इसकी संख्या और बढ़ा दी गई है, लगभग 30 करोड़। फिर शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डिजिटल पब्लिक गुड्स इन हेल्थ। फिर डिजिटलाइजेशन, आप देख सकते हैं कि कोविड के समय कितने अच्छे तरीके से डिजिटल माध्यम से कोविड जैसी समस्याओं से निपटा गया। होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ रीजनल नेटवर्क हेल्थ केयर, छोटे छोटे हेल्थ केयर डेवलप किए जाएंगे जिनकी रीजनल कनेक्टिविटी होगी। फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे आयुष, भारत में है ना, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, तो ये जितनी भी पद्धति हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन की, इनको शेयर किया जाए, क्योंकि ये ही थी जिन्होंने इम्यून सिस्टम बना के रखा था, डेवलप किया था दूसरे देशों को। फिर एजुकेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिजिटल पब्लिक गुड्स एंड एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि आज की डेट में डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात की जाए तो भारत के पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन स्किल को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए भारत सरकार काम कर रही है और वहाँ तक फंड भी दिए जा रहे हैं। जैसे कि अभी विश्वकर्मा योजना के तहत देख सकते हैं, स्किल इम्प्रूवमेंट, प्रधानमंत्री स्किल इम्प्रूवमेंट योजना है। फ्यूचर रेडी टू वर्क फोर्स, शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिस, इन सब के लिए इसमें बात की गई। कॉमर्स एंड ट्रेड में देखिए, फ्री ट्रेड की बात की जाए कि इन देशों के बीच में फ्री ट्रेडिंग हो, इनकरेज द टूरिज्म को बढ़ाया जाए। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, भाई ये इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, फ्यूल इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजर के एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है। फिर डाइवर्सिफाइड द सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाइड, केवल चाइना के ऊपर निर्भर ना होना, अन्य देशों के ऊपर भी के साथ वही सेम प्रोडक्ट्स, जिससे कि अगर ये बंद कर दे तो दूसरा देश सप्लाई देता रहे, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था प्रभावित ना हो। इंप्रूविंग द कनेक्टिविटी ऑफ कॉमर्स, और कनेक्टिविटी जैसे शिप रूट, रेल रूट, ठीक है, कॉरिडोर, जैसे भारत ने अभी इंडिया, यूरोपियन यूनियन और पश्चिम एशिया वाला जो मध्य एशिया वाला जो एक कॉरिडोर बनाया, उसमें रेलवे रूट भी है, शिप रूट भी है। तो ये याद रखना है, जैसे ये वाला कॉरिडोर जो है यूरोप तक जाता है तो ये आपको याद रखना है। फिर ग्लोबल साउथ का महत्व, देखिए आर्थिक राजनीतिक शक्ति रूप में बदलाव ग्लोबल साउथ का हो रहा है। देखिए आर्थिक रूप से कैसे, आर्थिक रूप से जैसे जी आप बात कर सकते हैं कि आने वाला जो विश्व है, आने वाला जो समय है वो एशिया का होगा, ठीक है। 2030 में जो अर्थव्यवस्थाएं होंगी टॉप 4, उसमें 3 जो है ग्लोबल साउथ से होंगी। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। फिर भू राजनीतिक बदलाव में बात करें तो ये आज की डेट में जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये देश जो हैं G20 में इनका प्रतिनिधित्व है। और
हाल ही में भारत के बाद ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया ये जो है इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे में आप बहुत प्रखरता के साथ अपनी बातें उठा सकते हैं ग्लोबल साउथ, ठीक है। उसके अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब में भी इनका प्रभुत्व बढ़ रहा है। और स्थायी सदस्यता की जो बात चल रही है यूनाइटेड नेशन में, तो उसमें भारत, ब्राज़ील सबसे प्रमुख रूप से ये देश हैं जो स्थायी सदस्य बनने के योग्य हैं। फिर हरित ऊर्जा कोष की बात करें तो COP20 सम्मेलन के दौरान 27 में ना हरित कोष बनाया गया, जो कि ग्लोबल साउथ का बड़ा एक बेनिफिट है ग्लोबल साउथ के लिए, क्योंकि ये देश जो है पर्यावरण को हानि तो नहीं पहुंचाते, न उतना कार्बन उत्सर्जन करते, लेकिन भोगते हैं। तो ऐसे में ये जो फंड बनाया गया है फंड, तो ये इन देशों में जैसे जो द्वीपीय देश हैं जिन्हें ये समस्याएं हो सकती हैं कि वो डूब सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन देशों के राहत बचाव के लिए उपयोग हो सकता है। अमेरिका का आधिपत्य की बात करें तो अमेरिका का आधिपत्य जो है अब बढ़ता जा रहा है, डॉलर डिप्लोमेसी हम बताए थे। उसके अलावा एक आर्थिक सशक्त राज्य है। तो ऐसे में ये अगर डॉलर पे डिपेंडेंसी कम की जाए, इसकी डिमांड को कम किया जाए और अपने जो करेंसी उस पर एक्सचेंज किया जाए, तो धीरे धीरे ये कंट्रोल किया जा सकता है। फिर संसाधनों पर अपर्याप्त पहुंच, अब जो संसाधन है वो साउथ में है, तो जो नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ है उन्होंने बहुत सारे संसाधनों को इकट्ठा कर लिया है। तो ऐसे में ये भी देखने की जरूरत है कि ग्लोबल साउथ के संसाधनों का सही उपभोग किया जा सकता है। कोविड-19 के प्रभाव में हमने देखा है कि बहुत सारे देश एक साथ आए। COP28 में ग्लोबल साउथ की बात करें तो सऊदी अरब अमीरात में ये बैठक होगी COP28 की। तो ऐसे में भारत को और G20 देशों ग्लोबल साउथ देशों की बातों को रखना, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जा सकता है, इसमें रखा जाए। फिर G7 की बात करें तो जापान में G7 की बैठक होने वाली है और जापान ने भारत को बुलाया, और भी जो देश हैं ग्लोबल साउथ के उनको भी इन्होंने आमंत्रण दिया, मेज़बान बनाया है। तो ऐसे में G7 में भी भारत इन ग्लोबल साउथ की बातें रख सकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विस्तार, ब्रिक्स में जो देश थे वो अब 11 देश हो गए हैं। तो ऐसे में ग्लोबल साउथ की बात की जाए तो ग्लोबल ब्रिक्स देशों का जो प्रतिनिधित्व है वो G7 से कहीं ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमी GDP बढ़ती जा रही, तो ऐसे में इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर क्यूबा में G77 शिखर सम्मेलन है, वहाँ भी ये बातें बहुत प्रमुखता से रखी जा सकती हैं, क्योंकि वो तो G77 विकासशील देशों का ही एक मंच है। फिर अफ्रीकी संघ को शामिल करके G20 में भारत ने एक बड़ा काम किया है कि ग्लोबल साउथ को और इम्पोर्टेंट बना दिया। इसीलिए आपको रेगुलर एडिटोरियल्स पे ये ग्लोबल साउथ वर्ड सुनने को मिलता रहता है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में ग्लोबल साउथ के उदय ने पारंपरिक शक्ति जो अमेरिका, जो पारंपरिक रूप से शक्तिशाली है, अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है, तो ये देशों को कमजोर किया है और ये देश उभर के सामने आ रहे हैं, जिनका जैसे भारत ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है G20 की सफलता के बाद और इसकी बहुत सारी कार्य योजनाओं के बाद। आज विश्व अगर किसी ओर देख रहा है तो भारत, डेमोग्राफिक डिविडेंस की बात करें तो सबसे कार्यशील जनसंख्या भारत में है, एक बाजार सबसे बड़ा भारत है, ठीक है। स्किल की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सभी में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्लोबल साउथ ने स्वयं को मजबूत करना जारी रखा है और भू राजनीतिक को नया आकार देना, नए युग की शुरुआत करना, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भविष्य में आकार देने के लिए ग्लोबल साउथ की इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अफ्रीका की कोई बात नहीं करता, ठीक है। अफ्रीकाओं की आवाज़ अगर कोई बन सकता है तो भारत बन सकता है। तो ऐसे में ग्लोबल साउथ देशों की बात रखना, क्योंकि छोटे छोटे देश हैं उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता। फिर आलोचना का कारण वही हमने आपको बताया कि भारत जो उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन इस दक्षिणी गोलार्ध के वर्गीकृत किया गया है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी में है, उसे उत्तरी में रखा गया है। तो यही सब कारण है। उसके अलावा 1980 में एक लाइन दी गई थी जिसका नाम था ब्रांट लाइन। इस ब्रांट लाइन को याद रखना है प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भौगोलिक स्थिति के आधार पर की जगह आर्थिक विकास और धन वितरण के आधार पर इसने पूरे विश्व को 2 भागों में बांटा था, तो वही समझना है, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाले देश थे और नीचे ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी सबको, तो ब्रांट लाइन आपको याद रखना है, प्री एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ग्लोबल साउथ से संबंधित जो आपको समस्या थी वो आपको आ गई कि G77 जो कि पहले गठित हुआ था उसकी जगह अब G77 प्लस चीन को अगर शामिल कर लिया जाए तो G77 प्लस चीन कहलाता है अब, और इसका गठन 1964 में हुआ था
अब उसके बाद जो है अब ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट लाया गया और G20 में इस बात को रखा गया। इसके पहले G20 की अध्यक्षता से पहले भारत ने पहले ही ग्लोबल साउथ की बैठक ले ली और जो अहम मुद्दे थे उन पे चर्चा की जाए और उन मुद्दों को G20 में रखा गया। ठीक है, अब आगे जो है ब्राजील में अगली बैठक होने वाली 19वीं बैठक G20 की, तो ऐसे में वहाँ भी फिर से ये मुद्दे रखे जाएंगे। तो ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों की अगर हम बात की जाए तो ग्लोबल साउथ में जो G20 हो गया, फिर क्वाड हो गया, फिर संघाई हो गया, फिर उसके अलावा और भी ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये देशों में जो है भारत जो है प्रमुखता के साथ दक्षिणी देशों का की बात रखता रहा है। पर्यावरण हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये आपको याद रखना है। और आने वाला जो समय है वो सदी है वो एशियाई देशों की होगी, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।